गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है, बेसिकली ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ये तीसरा सीरीज है। बेसिकली ये क्या है, ये हो गया जो हम लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, प्रॉब्लम्स में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसका ये पार्ट 3 हो गया। तो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे इंजन ओवरहीटिंग और पुअर माइलेज। तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली, इंजन अगर ओवरहीटिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और एवरेज कम है गाड़ी के अंदर तो वो क्यों कम आ रही है। तो उसके बारे में आज आपको बताते हैं। इम्प्रॉपर इनऑपरेटिव थर्मोस्टेट। इनऑपरेटिव थर्मोस्टेट में क्या होता है, जो थर्मोस्टेट सिस्टम होता है जो एल्बो पाइप के ऊपर लगा होता है, इंजन के साथ में एल्बो पाइप होता है, एल्बो पाइप के अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद ओपन होना, और ओपन होने के बाद कूलेंट के और वाटर के फ्लो को आगे जाने देना रेडिएटर में। थर्मोस्टेट वाल्व क्यों दिया जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व इसलिए दिया जाता है कि इंजन के अंदर जो वाटर गैलरीज हैं, जब इंजन स्टार्ट हो तो वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर का जो पैसेज है, जो थर्मोस्टेट वाल्व के थ्रू ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, वो थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज रहे तब तक जब तक कि इंजन वर्किंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। वार्म अप आपको बताया था, लगभग 70 डिग्री के आसपास तक वार्म अप होता है। उसके बाद आपको ये लेके चलिए कि 92 से 98 के बीच में वर्किंग टेम्परेचर आता है। तो जब तक वर्किंग टेम्परेचर को हिट नहीं करता, 98 तक नहीं पहुंचता, तब तक थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता। अगर थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो खराब हो गया है या उसके काम करने का तरीका सही नहीं है, मान लीजिए वो चोक हो गया है, स्टक हो गया है, तो क्या होगा, इंजन के अंदर जो वाटर गैलरीज हैं उसके अंदर ही वाटर रह जाएगा और आगे रेडिएटर में ट्रांसफर नहीं होगा। रेडिएटर में ट्रांसफर नहीं होगा तो जो रेडिएटर की फिन्स होती हैं उसका काम क्या होता है, वो एल्यूमिनियम की होती है। उसके पीछे की तरफ एक फैन लगा होता है जो बाहर की हवा को अंदर की तरफ फेंकता है, यानी कि ठंडी हवा को रेडिएटर में टकराएगा और पीछे की तरफ फेंकेगा इंजन की तरफ। इससे क्या होता है, रेडिएटर ठंडा होता है। रेडिएटर ठंडा होने से क्या है, उसके अंदर का कूलेंट और पानी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर थर्मोस्टेट वाला ओपन नहीं हुआ तो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा, इंजन का पानी रेडिएटर तक नहीं पहुंचेगा, और रेडिएटर तक ना पहुंचने की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा इंजन के अंदर ही, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो अगर थर्मोस्टेट वाल्व खराब है तो उस कंडीशन में, या चोक है तो उस कंडीशन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीजन होता है पुअर वाटर पंप परफॉर्मेंस। अगर वाटर पंप खराब है, यानी कि वो सही तरीके से वाटर को पंप नहीं कर पा रहा है, या उसमें चोकिंग आ गई है जिसकी वजह से वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, या उसमें कोई गड़बड़ी आ गई है, उसकी सील कट गई है, लीकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो वाटर का सर्कुलेशन होगा, जो वाटर गैलरी से होता हुआ रेडिएटर पे लोअर हाउस से होता हुआ अपर हाउस से होता हुआ दोबारा रिटर्न जाता है इंजन में, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन जो है इसका वाटर पंप भी खराब हो सकता है, उसमें भी उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लीकेज भी चेक कर सकते हैं उसमें, क्लॉग और लीकेज रेडिएटर। कई बार क्या होता है, रेडिएटर चौक हो जाता है, क्लॉग मतलब चोक हो गया। अगर उसके बीच में जो वाटर गैलरीज होती हैं, रेडिएटर के बीच में, फिन्स के बीच में वाटर गैलरीज होती हैं, पाइप होती है पतली सी एल्यूमिनियम की, तो वो चोक हो जाती हैं। चोक होने की वजह से क्या है कि पानी सर्कुलेट नहीं कर पाएगा इंजन में, दोबारा रिटर्न नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट हो जाएगा और ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंजन का पानी रेडिएटर में नहीं आ पा रहा है, रेडिएटर का पानी इंजन में नहीं जा पा रहा है, तो ठंडा नहीं हो पाएगा इंजन ठंडा नहीं होगा तो ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी। पुराने गाड़ियों में आपने देखा होगा बहुत जल्दी गाड़ी ओवरहीट हो जाती थी। ओवरहीट क्यों होती थी पुरानी गाड़ियाँ, वो इस वजह से होती थी क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जो रेडिएटर आते थे वो एक तो तांबे के आते थे, कॉपर के आते थे। दूसरी बात क्या है कि लोग बाग कूलेंट का यूज़ नहीं करते थे, उसमें सिर्फ वाटर का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि रेडिएटर के अंदर और जो वाटर गैलरीज है इंजन के अंदर, उसमें से मेटल धीरे धीरे करके ऑक्सीडेशन होता था मेटल के साथ में, हवा और पानी के साथ में, जिसकी वजह से क्या है, छोटे छोटे कण जो है वो मेटल के निकलने शुरू हो जाते थे और जम जाते थे रेडिएटर में जाके, जिसकी वजह से रेडिएटर क्लॉग्ड हो जाता था और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, बार बार पानी डालने की जरूरत पड़ती थी। तो आज की डेट में तो कूलेंट है, उसके बारे में बताऊंगा आपको, कूलेंट के बारे में लास्ट में। इम्प्रॉपर इंजन ऑयल ग्रेड। अगर इंजन ऑयल का ग्रेड ओके नहीं है, जो कि कंपनी की तरफ से स्पेसिफाइड है, अगर वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इंजन ऑयल जो होता है वो सिर्फ लुब्रिकेशन का काम नहीं करता, वो हीट से भी बचाता है, क्योंकि जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो इंजन ऑयल तक भी पहुंचती है, और इंजन ऑयल हीट को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करके कंडेंसेशन करने की क्रिया करता है, ठंडा करने की क्रिया करता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर इम्प्रॉपर है तो उस कंडीशन में जो है इंजन ऑयल चेंज किया जा सकता है ओवरहीटिंग की कंडीशन में।
क्लॉग्ड ऑयल फिल्टर और स्टेनर। कई बार क्या होता है, ऑयल फिल्टर जो होता है वो चोक हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल, मिट्टी, धूल मिट्टी, डस्ट के कारण, कार्बन के कारण, जो गाड़ी में जब कंबशन होता है तो कंबशन की वजह से हीट नीचे की तरफ जनरेट होती है चैम्बर में, ऑयल चैम्बर में, जिसकी वजह से जो है इंजन ऑयल धीरे धीरे करके कंटेमिनेटेड हो जाता है। हवा के कण भी होते हैं उसके बीच में, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन की वजह से धीरे धीरे करके ऑयल फिल्टर जो होता है वो चोक हो जाता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत होती है। या फिर कई बार क्या होता है, ऑयल का स्टेनर चोक हो जाता है। ऑयल का स्टेनर कहाँ पे लगा होता है, ऑयल का स्टेनर डायरेक्टली लगा होता है ऑयल पंप के साथ में, ऑयल पंप के पहले लगा होता है। यानी कि ऑयल पंप जब भी पंप करेगा, ऑयल स्टेनर से पहले ऑयल को छानेगा, उसके बाद जो है ऊपर की तरफ पंप करेगा इंजन की तरफ। तो अगर वो क्लॉग्ड हो जाएगा तो पूरी तरह से ऑयल पंप नहीं कर पाएगा ऑयल को ऊपर की तरफ, इंजन की तरफ, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम होती है। पुअर ऑयल परफॉर्मेंस, अगर ऑयल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, यानी कि ऑयल जो है कंटेमिनेटेड हो चुका है, ऑयल में फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, कार्बन पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई है या ख़राब हो गई है या वो ख़राब हो गया है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उस कंडीशन में भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी गाढ़ा हो गया है इंजन ऑयल। फॉल्टी रेडिएटर कूलिंग फैन, कई बार क्या होता है, रेडिएटर फैन जो होता है वो खराब हो जाता है। उसमें 3 रिले होती है, जनरली आज के डेट में जो है 3 रिले दी जाती हैं, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड। फर्स्ट स्पीड कम होती है, सेकंड स्पीड ज़्यादा होती है, थर्ड स्पीड टॉप स्पीड होती है। तो 3 रिले में अगर रिले खराब हो जाती है या उसमें कोई वायरिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, रिले काम नहीं कर पा रही है, या रेडिएटर फैन खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो रेडिएटर के अंदर कूलेंट और पानी होगा, उस कंडीशन में वो पानी और कूलेंट जो है वो ठंडा नहीं हो पाएगा और इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा, तो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम रहती है। उस कंडीशन में कई टेक्नीशियन क्या करते हैं कि रेडिएटर को डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट में कंटिन्यूसली रेडिएटर चलेगा, फैन चलेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है। उसके अलावा क्या है, ब्रेक कई बार जाम हो जाते हैं या बार बार जो है वो रगड़ खाते हैं, पिछले ड्रम जो होते हैं, ब्रेक शू या आगे के पैड जो होते हैं वो डिस्क के साथ में या ड्रम के साथ में रगड़ खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इंजन के ऊपर लोड पड़ता है इनडायरेक्टली। पहले टायरों पे पड़ेगा लोड, उसके बाद एक्सल पे, गियर बॉक्स पे, इंजन पे लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। कई बार हैंड ब्रेक लोग वक्त लगा के भूल जाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो भी ओवरहीट की प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है। क्लच स्लिपेज, कई बार क्या होता है, क्लच स्लिपेज की प्रॉब्लम है, क्लच ज़्यादा घिस गया है, जिसकी वजह से क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में स्लिपेज की प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर प्लेट के बीच में स्लिपेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा और इंजन ओवरहीट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा क्या रीज़न है, उसके अलावा रीज़न हो सकता है डैमेज सिलेंडर हेड। कई बार क्या होता है, सिलेंडर हेड गैस्केट जो होती है, सिलेंडर हेड जो होता है उसके ऊपर हेड गैस्केट बीच में दी जाती है, वो डैमेज हो जाती है या उसमें होल हो जाता है या बीच में क्रैक होने की वजह से इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से या तो कंप्रेशन लीक हो जाएगा या फिर उसके अलावा मिक्स होने की वजह से, कूलेंट और ऑयल मिक्स होने की वजह से भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अधिकतर प्रॉब्लम जो देखी गई है ओवरहीटिंग की इस रीजन की वजह से, वो हेड गैस्केट की वजह से। हेड गैस्केट सबसे ज़्यादा सीएनजी वाली गाड़ियों में खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा जाता है। जनरली पेट्रोल जलाने पे 350 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है कंबशन में, जबकि 550 डिग्री के आसपास फ्यूल का टेम्परेचर होता है सीएनजी में, तो ज़्यादा होने की वजह से सीएनजी में जल्दी हेड गैस्केट चली जाती है। उसके अलावा एयर बबल्स इन कूलिंग सिस्टम, कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने गाड़ी की सर्विस करी और सर्विस करने के बाद हमने उसका कूलेंट ड्रेन किया था, ड्रेन करने के बाद हमने कूलेंट डाल दिया 1 लीटर 2 लीटर या उसमें पानी भी डाल दिया, हमने गाड़ी को कैप लगाया, रेडिएटर कैप, और गाड़ी स्टार्ट करके मूव कर दी। लेकिन आप लोगों ने ये चेक नहीं किया कि उसके अंदर जो एयर बबल्स रह गए हैं, यानी कि रेडिएटर के अंदर एयर रह जाती है, एयर पॉकेट बच जाती है, जिसकी वजह से कूलेंट पूरी तरह से नीचे नहीं बैठता, पूरी तरह से समानांतर नहीं होता, तो उस कंडीशन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा जब भी सर्विस करें, कूलेंट ड्रेन करें, कूलेंट फिल करते समय गाड़ी को स्टार्ट करके रखें, रेडिएटर कैप को जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो खुला ही रखें, धीरे धीरे करके वो बैठ जाएगा, उसके बाद कूलेंट और डालिए और कैप को फुल कर दीजिए। साथ में जो रिजर्वायर बॉटल होती है उसको फुल करके रखें, ताकि जितना कूलेंट उसमें रह गया है, एयर बबल्स है, वो उसको सक कर लेगा। ये उसके पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या था कि कूलेंट का था, कि जिसमें हमने बताया कि इंजन ओवरहीटिंग की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पुअर माइलेज। पुअर माइलेज को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो तथ्य हैं, बहुत सारे जो टर्म्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो इसमें इस तरह से दी गई है। स्पार्क प्लग अगर फॉल्टी है, फॉल्टी में क्या हो सकता है, या तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा जम गया है, उसके चारों तरफ जो उसकी फ्लैट होती है जिसमें से स्पार्क पैदा होता है, जनरेट होता है, उसके बीच में कार्बन ज़्यादा आ जाता है, या उसके साइडों में कार्बन ज़्यादा आ जाता है, या स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एवरेज कम हो सकती है। स्पार्क प्लग का गैप कम हो गया, अब स्पार्क प्लग का गैप ज़्यादा हो गया, मान लीजिए
0.9 से लेके 1.1 होता है mm। अगर मान लीजिए कि उसमें पॉइंट का गैप जो है 1.5 हो गया है mm, तो उस कंडीशन में भी स्पार्क प्रॉपर जनरेट नहीं होगा और कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से या मिस फायरिंग की वजह से गाड़ी में एवरेज की कमी आ जाएगी, फ्यूल एवरेज माइलेज कम हो जाएगी। हाई आइडल स्पीड, अगर गाड़ी की जो नॉर्मल स्पीड जनरली दी जाती है, अगर नॉर्मल गाड़ी लें हम लोग तो 850 से 900 आरपीएम के आसपास आइडल कंडीशन में जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इतने आरपीएम होते हैं। लेकिन आजकल कुछ गाड़ियों में जो आरपीएम है वो 650 से 750 के बीच में दिए जाते हैं, ताकि जो है आइडल कंडीशन में एवरेज को हम लोग फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकें। ठीक है, अगर आइडल की स्पीड जो है वो हम लोग ज़्यादा है, 950 से ज़्यादा है, अब रखी हुई है, मान लीजिए कंपनी ने रिकमेंडेड है 750 और वो आ रही है 1000 के आसपास आइडल स्पीड, तो उस कंडीशन में फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि एक बंदा जो है वो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाता है और उसका घर जो है वो 35 किलोमीटर है, बीच में जो है उसको हाल्ट जो एरिया होता है उसमें 1 घंटा रुकना पड़ता है, बीच बीच में रेड लाइट्स आ जाती हैं, तो 1 घंटे तक अगर गाड़ी आइडल स्पीड पे खड़ी कंडीशन में खड़ी रहेगी और उसके आरपीएम 750 रहेंगे, जबकि 900 होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कुछ फ्यूल बचा पाएंगे। लेकिन अगर वो आइडल आरपीएम हमने रखे हुए थे 750 और एक्चुअल में जो है वो आइडल स्पीड ज़्यादा हो गई है, 1000 के आसपास हो गई, तो उस कंडीशन में फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ईसीटी, और ईसीटी सेंसर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और मैप सेंसर, अगर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सही रीडिंग नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में एवरेज कम हो सकती है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो अपनी रीडिंग देता है ईसीएम को। इस इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रीडिंग होगी वो ईसीएम को देगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रीडिंग ईसीएम को देगा। तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर अगर सही तरीके से रीडिंग नहीं दे पा रहा है, खराब है, तो उस कंडीशन में भी एवरेज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हमने रिकमेंड कर रहा है 92 से 98 के बीच में डिग्री सेल्सियस में, अगर वो उतना मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ईसीटी उसको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, तो उस कंडीशन में एवरेज कम हो जाएगी। अगर मैप सेंसर मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर अगर सही रीडिंग नहीं दे पा रहा, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, मैनीफोल्ड के अंदर जो मैप सेंसर लगा होता है, अगर वो रीडिंग सही नहीं दे पा रहा है कि कितना प्रेशर से एयर आगे जा रही है, तो भी ईसीएम को संकेत मिलेगा और एवरेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो अनबैलेंस एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहेगा, जिसकी वजह से कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ईसीएम में अगर गड़बड़ है, ईसीएम में प्रॉब्लम है, मॉल फंक्शनिंग कर रहा है, ईसीएम की लाइट अंदर डैशबोर्ड में आ रही है, क्लस्टर मीटर में, तो भी एवरेज कम आती है। इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी अगर खराब हो गई है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी और एपीपी सेंसर आते हैं, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी जो है उसमें एक्चुएटर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। बेसिकली इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी के अंदर मेन और सब 2 वायरिंग होती है, दो तरफ से डाटा आता है, जो कि एपीपी सेंसर से ईसीएम को और ईसीएम से इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी को जाता है। तो अगर इनके मेन और सब की जो रीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ईसीएम को डाटा गलत जाएगा और एवरेज कम मिलेगी। मान लीजिए कि एपीपी सेंसर को हमने दबाया 10% प्रेस किया, मतलब एक्सीलेटर पेडल पोजीशन को हमने 10% पे दबाया, जबकि जो इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी ने जब उसको जज किया और हमने उसको ईसीएम ने जो उसको कमांड दी 10% दबाने की, लेकिन उसने 15% दबा दिया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और वो ज़्यादा फ्यूल आगे भेज रही है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और एवरेज कम आ रही है। ये रीजन हो सकता है। फ्यूल इंजेक्टर अगर चौक हो जाते हैं, मान लीजिए कि 4 फ्यूल इंजेक्टर होते हैं किसी गाड़ी के अंदर, उसमें से एक फ्यूल इंजेक्टर चौक हो जाता है, तो उस फ्यूल इंजेक्टर में जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मिस फायरिंग की प्रॉब्लम रहेगी और गाड़ी वाइब्रेट भी करेगी, साथ में एवरेज भी कम हो जाएगी। या ठीक है जी, समझ गए। उसके अलावा है एपीपी सेंसर। अगर एपीपी सेंसर एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर अगर खराब है, मान लीजिए वही चीज़ हो गई जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी के बारे में बताया कि अगर मैंने 10% एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर को दबाया और रीडिंग गई ईसीएम को, हमने दबाया तो 10% था, लेकिन उसकी रीडिंग चली गई 25% की ईसीएम को, तो ईसीएम कमांड किसको देगा? इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी को, वो 25% देगा, जबकि एग्जैक्टली हमने 10% दबाया था, यानी कि एपीपी सेंसर में फॉल्ट है, तो उस वजह से भी एवरेज कम हो सकती है। लो कंप्रेशन, अगर इंजन में कंप्रेशन कम है, इंजन में जो बग होते हैं उसमें जो पिस्टन होता है, पिस्टन में सिलेंडर बोर में कंप्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा, साइड वॉल से कंप्रेशन लीक हो रहा है ड्यू टू जो इसके पिस्टन रिंग्स होते हैं वो घिस गए हैं, या सिलेंडर बोर घिस गया है, या पिस्टन घिस गया है, तो भी लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में कंप्रेशन कम हो जाएगा और एवरेज कम हो जाएगी। तो लेकिन उसमें कार्बन प्रोसेस ज़्यादा होगा तो एग्जॉस्ट गैसेस में कार्बन ज़्यादा निकलेगा।
पुअर वॉल सीट, अगर वॉल सीट जो है वो घिस गई है, उसके बीच में गैप आ गया है, स्टेम और वॉल सीट के बीच में गैप आ गया है, जिसकी वजह से ऑयल भी लीक करेगा और पिस्टन तक जाएगा, जिसकी वजह से बाहर पीछे कार्बन भी आएगा और एवरेज भी कम हो जाएगी क्योंकि कंप्रेशन लीक होगा उनसे। ब्रेक्स जैम, अगर ब्रेक्स जैम हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि हैंड ब्रेक लगा के कुछ लोग गाड़ी चला देते हैं, तो उस कंडीशन में भी एवरेज कम आएगी क्योंकि इंजन पे लोड पड़ेगा। या पिछले वाला जो ड्रम होते हैं, ड्रम के जो ब्रेक शू होते हैं और आगे ब्रेक पैड है वो रगड़ खा के चलते हैं डिस्क या ड्रम के साथ में, तो एवरेज कम होगी क्योंकि इनडायरेक्टली लोड पड़ेगा इंजन के ऊपर। क्लच स्लिपेज, अगर क्लच स्लिप हो गया है, क्लच में स्लिपेज की प्रॉब्लम आ गई, क्लच घिस गया है, जल गया है और उसके बावजूद हम गाड़ी चला रहे हैं, तो एवरेज कम होनी चालू हो जाएगी। तो ये भी अंदाजा लगा सकता है क्लच खराब हो गया, एवरेज कम आएगी। ठीक है। थर्मोस्टेट नॉट वर्किंग, अगर थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो खराब हो गया है और वो चोक हो गया है, जिसकी वजह से, चोक होने की वजह से या ओपन नहीं हो पा रहा है या परमानेंटली ओपन हो गया है। कई बार क्या होता है कि थर्मोस्टेट वाल्व परमानेंटली ओपन हो जाता है, अगर वो परमानेंटली ओपन हो गया और सर्दियों का टाइम है तो वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती गाड़ी, यानी 92 से 98 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी गाड़ी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी कि इंजन का वर्किंग टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, इंजन जो है वो 80 डिग्री पे चल पाएगा, 70 डिग्री पे चल पाएगा, उसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा फ्यूल सप्लाई देनी पड़ेगी इंजन को चालू रखने के लिए, ईसीएम को, और ज़्यादा स्टार्ट रखने के लिए ज़्यादा फ्यूल सप्लाई जाएगी तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली जैसे हमारी बॉडी है, मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.7 कुछ होता है जनरली, या 98.2 से लेकर 7 के बीच में कुछ होता है बॉडी टेम्परेचर। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाए, 92 तक चले जाए, 93 तक चले जाए, तो क्या होगा, मैं सिंक होना चालू हो जाऊँगा और काम वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से मैं वीक हो जाऊँगा। तो उसको बनाए रखने के लिए, हमारे वर्किंग टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ज़्यादा फ्यूल लेती है, यानी हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, पसीना निकलेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार से गाड़ी को भी ज़्यादा फ्यूल खाना पड़ेगा अगर बिलो द लाइन चला जाता है, ये ध्यान रखिए। टायर प्रेशर लेस, अगर गाड़ी के टायरों में हवा कम है तो उस कंडीशन में भी एवरेज कम हो जाती है। टायर प्रेशर के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि टायर में हवा हमने 30 रखवाई है, लेकिन जब भी टायर प्रेशर चेक करवाएं हमेशा कोल्ड कंडीशन चेक करवाएं, हॉट कंडीशन में नहीं। कोल्ड कंडीशन का मतलब होता है जब गाड़ी घर से निकले मॉर्निंग के टाइम पे तो विदिन 4 to 5 किलोमीटर हवा चेक करवा लें। अगर इससे ज़्यादा हम आप चलाते हैं तो घर पे अगर वो 30 PSI था तो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो PSI 40 हो सकता है। तो एक्यूरेसी जो है वो जब आप फिल करवाएंगे तो वो फिल करने की बजाय निकाल देगा। जब गाड़ी फिर 4 घंटे खड़ी रहेगी तो एक्चुअल पोजीशन वो 30 से भी डाउन चला जाएगा, तो यानी गलत हो गया। तो हमेशा कोल्ड कंडीशन में हवा चेक करानी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा जो है, हवा का एक नियम होता है, हवा गर्म होने के बाद एक्सपेंड हो जाती है। अगर नाइट्रोजन फिल करा रहे हैं तो बात अलग है, नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वो ठंडी गैस होती है, तो नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड नहीं है, आप नॉर्मल एयर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर हवा कम है तो एवरेज जो है वो कम हो जाएगी, टायर दब के चलेंगे, गाड़ी पे लोड पड़ेगा। अगर हवा ज़्यादा है, मान लीजिए 30 PSI रिकमेंडेड है और आपने 33 रखवा रखी है तो एवरेज बेटर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में ब्रेक कम हो जाएंगी क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस के साथ में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकिंग कम हो जाएगी, गाड़ी जो है बम्पी हो जाएगी और उस कंडीशन में शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन के खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम लैक्स हो जाएगा, ब्रेक कम लगेगी। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा VVT नॉट वर्किंग, अगर VVT सही तरीके से काम नहीं कर रहा, VVT जो है चोक हो गया है या उसकी लॉक पिन जो है वो VVT रोटर के साथ में स्टक हो गई है और वो एडवांस पोजीशन पे ही लॉक हो गई है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे ही लॉक हो गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, एवरेज कम हो सकती है। तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से एवरेज हम लोग कम देख पा रहे हैं कि एवरेज इस वजह से कम होती है। तो हमने 2 रीज़न बताए, एक पुअर माइलेज और एक इंजन ओवरहीटिंग के बारे में आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर करिए और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।